हेलो एवरीवन। अन्वेषण आईएएस में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 18 दिसंबर 2023 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज के इस सेशन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला है ग्लोबल कोल डिमांड लाइकली टू डिक्लाइन। जो कोल की डिमांड है वो डिक्लाइन हो रही है, क्या इसको लेकर रिपोर्ट आई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। इसके बारे में एक आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं। देन तीसरा हमारा आर्टिकल है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस केमिकल या ड्रग के बारे में जिसका नाम है केटामीन। आप सभी ने सुना होगा, फ्रेंड्स सीरीज के एक एक्टर मैथ्यू पेरी की डेथ हुई है जिसमें केटामीन की एक रोल है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल आई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ग्रेजुएट्स के अमंग डिक्लाइन हुआ है, तो इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं, पहला जो आर्टिकल है वह है ग्लोबल कोल डिमांड को लेकर। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि जो कोल डिमांड है वह 2026 तक डिक्लाइन कर सकती है। जो ग्लोबल कोल डिमांड है वो 2026 तक डिक्लाइन करना स्टार्ट कर सकती है। 2023 की बात करें तो 2023 में यूरोपियन और यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में जो कोल की डिमांड है वो लगभग 20% डिक्लाइन होने के चांसेस हैं। ठीक है? और साथ ही साथ अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया में लगभग 8% डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है, चाइना में ये 5% इंक्रीज हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रहे हैं, बट फिर यहाँ पे डिमांड कोल की क्यों बढ़ रही है? इसका सिंपल सा कारण है, हमारी एनर्जी का एक जो लार्ज पोर्शन है वो हाइड्रो पावर से जनरेट होता है। हाइड्रो पावर से जनरेट होता है, बट अभी का जो टाइम है उसमें मॉनसून की अनसर्टेनिटी और मॉनसून जो कम होता जा रहा है उसको लेकर अगेन कोल डिमांड जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रो पावर से जितनी जनरेट होनी चाहिए एनर्जी उतनी जनरेट नहीं हो पाएगी, तो उसे फुलफिल करने के लिए कोल की डिमांड इंडिया और चाइना वाले रीजन्स में बढ़ रही है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जितना भी कोल डिमांड किया जा रहा है उसका लगभग 50% से भी अधिक हिस्सा जो है वो सिर्फ चाइना में यूटिलाइज किया जाता है। मीन्स चाइना जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है इस कोल का पूरे वर्ल्ड में। बट चाइना में भी अभी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को पुश किया जा रहा है और इसी के बिहाफ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ग्लोबल कोल डिमांड आने वाले कुछ सालों में अब डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी। अगर हम अभी की बात करें तो कोल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, स्टील मेकिंग के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए और बाकी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। बट एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस का लार्जेस्ट सोर्स है। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की बात करें, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वह कोल के कारण होता है। अब आपके लिए प्रीलिम्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया ये कोल के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ग्लोबली। चाइना बीइंग द फर्स्ट, सेकंड बीइंग इंडिया एंड थर्ड बीइंग इंडोनेशिया। तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल्स हैं। इसको लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था कोबाल्ट या बाकी चीजों को लेकर। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि कोल का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना है, फॉलोड बाय इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। इस एक्ट में क्या है? बेसिकली ये एक्ट एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एम्फेसाइज करती है। इसका मान इस यूरोपियन यूनियन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है इसके तहत जो डेवलपर्स हैं, जो एआई के डेवलपर्स हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि उस पे रेगुलेशंस या फिर आप बोल सकते हो कि जो अथॉरिटीज हैं उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर सके कि क्या सही से डेटा फीड किया जा रहा है। आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा फीड किया जाता है और उसी के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग करती है। तो किस तरीके से डेटा फीड किया जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है देखना। कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेशियल बायस या डेमोग्राफिक बायस जो है वो देखने को मिलता है, जेंडर बायस देखने को मिलता है। तो इन सभी बायस का जो मेन रीजन है कि हाउ द डेटा हैज बीन फीड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन सिस्टम है, मशीन खुद ब खुद डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा जब तक कि उसे रॉन्ग तरीके से डेटा फीड ना किया गया हो। तो इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को
प्रोहिबिट करने के लिए यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट कहती है कि जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी एआई डेवलप कर रहे हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि जो अथॉरिटीज है वो उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर पाए। ठीक है? इसके साथ साथ एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना है, इस एक्ट का एक एम है, एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना है जिससे एआई टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट किया जा सके, जो इसके रिस्क हैं एआई सिस्टम से रिलेटेड उनको मिटिगेट किया जा सके, एक क्लियर गाइडलाइंस बनाया जा सके डेवलपर के लिए, यूजर के लिए और रेगुलेटर्स के लिए। तो डेवलपर, यूजर्स और रेगुलेटर्स सभी के लिए क्लियर गाइडलाइंस बन सके, वो भी इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो जो हाइयर रिस्क एआई एप्लीकेशन है, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जस्टिस से रिलेटेड या सर्विसेज को एक्सेस करने से रिलेटेड, इन सभी का एक प्रॉपर थर्ड पार्टी एंटिटी से असेसमेंट होना मैंडेट किया गया है। तो जो भी एआई डेवलपर्स हैं, अगर उन्होंने इस तरीके की कोई भी सर्विसेज डेवलप की है, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस से लेकर हो या बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो इसका थर्ड पार्टी असेसमेंट जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा सके। अब इसका फायदा आप कहां उठा सकते हो? ये एक्ट से डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आपसे मेंस में सवाल पूछा जा रहा है इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए क्या चीजों की जरूरत है या फिर कैसा एक्ट होना चाहिए, इसमें आपको अगर वे फॉरवर्ड देना है कि व्हाट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, या फिर डिजिटल इंडिया एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, तो इसमें आप ये सजेशंस में यूज कर सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए। अब हम इसके आगे आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट अचीव्स क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी मींस ये फंक्शनल हो चुका है, अब ये काम करने योग्य हो चुका है। क्रिटिकलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो क्रिटिकल स्टेज में है या फिर हार्मफुल हो चुका है या डेंजरस हो चुका है। क्रिटिकलिटी इन द केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब होता है कि अब ये फंक्शन करना स्टार्ट कर चुका है, अब ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो काकरा पावर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ने कंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया था संडे को ही 1:17 पे, और तब से इसको क्रिटिकल बोला जा रहा है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? 700 मेगावाट की कैपेसिटी है और ये इंडिया का लार्जेस्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। इसे स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मींस एक पीएसयू है। अब ये जो रिएक्टर्स है वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है जिसमें नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है एज फ्यूल और हेवी वाटर का यूज किया जाता है एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। हेवी वाटर जिसमें हाइड्रोजन का जो हेवी वर्जन है जैसे ड्यूटेरियम बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार इसे D2O भी लिखते हैं, H2O की जगह D2O भी लिखते हैं। तो ये हेवी वाटर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। अब देखो, इसके पहले भी काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन में दो ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स जो थे वो ऑलरेडी फंक्शनल थे। KAPS-1 और KAPS-2 जो है वो ऑलरेडी फंक्शनल थे, बट उनकी कैपेसिटी 202 मेगावाट की थी। अगर हम NPCIL की बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया में 23 न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी रिएक्टर्स को ये ऑपरेट करती है जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी है 7480 मेगावाट, जिसमें 9 यूनिट्स है, जिसमें कि ये जो अभी रिसेंटली KAPP-4 जो है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 4 वो भी है, और इसके साथ साथ 10 और रिएक्टर्स है। टोटल कैपेसिटी 7000 मेगावाट की है प्री प्रोजेक्ट फेज में। अब देखो, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है केटामीन से रिलेटेड। केटामीन एक ड्रग या केमिकल है और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि फ्रेंड सीरीज जो एक काफी पॉपुलर सीरीज है उसके एक एक्टर है मैथ्यू पेरी। रिसेंटली ही हैज डाइड ड्यू टू एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ केटामीन। केटामीन के ओवर यूजेस या उसके इम्पैक्ट के कारण उनकी डेथ हुई है। अब इस केटामीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस केटामीन का इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन या उससे जुड़ी कोई या और कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, इनको ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है केटामीन का। इसे डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक हैलुसिनोजेन भी बोला जाता है क्योंकि ये पेन से एक डिटैचमेंट की फीलिंग क्रिएट करता है, कि पेन फ्री इन्वायरमेंट की जो फीलिंग है उसको क्रिएट करता है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मेंटल हेल्थ इश्यूज में या फिर डिप्रेशन को
ट्रीट करने में। साथ ही साथ इस केटामिन का एक रिक्रिएशनल ड्रग के रूप में भी यूज किया जाता है, और इसे के या स्पेशल के बोला जाता है, जो क्लब्स वगैरह में यूज होता है, वहां पे भी इसका केटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब केटामिन क्या हार्मफुल है या क्या फिर इसका यूज किया जाता है? बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स का मानना है कि अगर केटामिन को राइट डोजेस में इस्तेमाल किया जाए तो इट इज समथिंग विच इज सेफ, और मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने में, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में एक काफी इफेक्टिव ड्रग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बट अगर हाइयर डोजेस में इसको कंज्यूम किया जाए या फिर क्रोनिक यूजेज हो, लॉन्ग टर्म यूजेज हो, एडिक्शन हो, तो उस केस में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकती है, ब्लैडर डैमेज हो सकता है, और बाकी चैलेंजेस भी हो सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, मे बी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जा रहा था जो एनिमल्स है उनको ट्रीट करने में। अब इसके बाद देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंस अमंग ग्रेजुएट्स। बेसिकली देखा ये गया रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो रिलीज हुई थी। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये कंडक्ट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। तो इसके तहत इंडिया में ग्रेजुएट्स जो हैं जिनकी एज 15 ईयर्स से अबव है, उन केसेस में 2022-23 के पहले के ईयर के रिस्पेक्ट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हुआ है। तो 21-22 के रिस्पेक्ट में 22-23 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ग्रेजुएट्स के अमंग वो 13.4% है इन कंपैरिजन टू 14.9% जो एक साल पहले थी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर स्टेट वाइज देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट है, उसके बाद लद्दाख में, और फिर आंध्र प्रदेश में। अगर लार्जर स्टेट्स में देखें तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो देखने को मिली है वो राजस्थान में मिली है, और उसके बाद उड़ीसा में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब यहां से जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को कंडक्ट करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर से, बट आपको याद रखना है कि इसे कंडक्ट करने वाली एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ में अन्वेषण आईएएस भारत से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली न्यूज फीड, क्विज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।